हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज वापस से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द IBPS पैटर्न बेस्ड MCQ सीरीज, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अपकमिंग एग्जाम्स लाइक RSCB, महाट्रांसको, महाचैनको एंड ऑल अदर AEG एग्जाम्स जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रहते हैं, लाइक गुजरात रिलेटेड, उत्तराखंड रिलेटेड, उत्तर प्रदेश रिलेटेड एंड ऑल अदर एग्जाम्स। हमारे पास ये जो सीरीज रहती है कि किसी भी क्वेश्चन को कंसेप्चुअल वे से कैसे डिलीवर किया जाए, वही हमारा प्राइम फोकस रहता है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे, सबसे पहले हम सभी सब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे। यहाँ पर हम स्टार्टिंग में कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद मशीन के क्वेश्चंस लेंगे, देन पावर सिस्टम के क्वेश्चंस लेंगे एंड देन नेटवर्क कंट्रोल, ADC एनालॉग। जो इम्पोर्टेंट हमारे पास 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उनको तो हम पहले ही कंसिडर करेंगे एंड आफ्टर दैट जो हमारे पास दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं उनके भी MCQ हम लेके आएंगे। ट्राई करेंगे कि हमारे पास जो है हर एक जैसे अभी मशीन के कुछ क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं या बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो इन क्वेश्चंस को ट्राई ये करेंगे कि आपको हर एक क्वेश्चन को इस तरह से लिया जाए कि उस पर्टिकुलर पार्ट से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, देखिएगा जरा प्लीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, कोगिंग एंड क्रॉलिंग आर फिनोमिना associated with option A, cage induction machines, and they are essentially the same. Former during the starting and the latter at a fraction of rated speed. The former at a fraction of its rated speed and latter during starting, and any of the above. Which will be the correct option? आप इसमें जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट और उसका आंसर। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, कभी भी हमेशा ध्यान देखो, अगर ऑप्शन में 2 कॉन्ट्रडिक्ट स्टेटमेंट हो तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली उसका आंसर जो है उन दोनों ऑप्शंस में से हो सकता है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है दोनों कॉन्ट्रडिक्ट स्टेटमेंट है, फॉर्मर ड्यूरिंग द स्टार्टिंग और फॉर्मर एट द फ्रैक्शन ऑफ इट्स स्पीड। अब एक्चुअली फॉर्मर का मतलब यह है कि पहला स्टेटमेंट कोगिंग से रिलेटेड है और दूसरा स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, क्रॉलिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर हम इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मशीन में इसका कोई नाता नहीं है कि हमारे पास स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर होगी या फिर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होगी। कोई सी भी मोटर हो, दोनों में हमेशा जो है कोगिंग का फिनोमेना भी हो सकता है और क्रॉलिंग का फिनोमेना भी हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि कोगिंग का फिनोमेना जो है आजकल जो लेटेस्ट हमारे पास VFD टेक्नोलॉजी है उसको नहीं यूज़ करोगे तो स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर में मोर जनरली देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में बिल्कुल होता ही नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसमें रोटर रेजिस्टेंस की वजह से हम जो है टॉर्क को अच्छा डेवलप कर पाते हैं। तो हम जो है इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास बात करते हैं सबसे पहले कॉगिंग के बारे में एंड देन बात करेंगे क्रॉलिंग के बारे में। इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशंस और हाउ कैन वी आंसर द ऑप्शन ABCD आउट ऑफ दैट। कॉगिंग का मतलब होता है हमारे पास जब भी इंडक्शन मोटर को आप स्टार्ट करते हो और स्टार्ट होने से मना कर देती है, मतलब स्टार्ट होती ही नहीं है या स्टॉप कर जाती है, स्टार्टिंग में ही कंडीशन में स्टार्ट ही नहीं होती है। और क्रॉलिंग का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फिनोमेना जब मोटर स्टार्ट तो हो जाए, रनिंग करना स्टार्ट हो जाए, लेकिन मान लीजिए कि सिंक्रोनस स्पीड 1500 RPM है तो इंडक्शन मोटर अराउंड नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड रोटेट करेगी 1450 RPM या 1400 RPM इतने पे रोटेट करेगी इन नॉर्मल कंडीशन। लेकिन क्रॉलिंग में क्या होता है, जब स्पीड बढ़ती है 0 से लेके 1500 RPM की तरफ, तब हमारे पास बीच में ही इस इंडक्शन मोटर को कहीं स्टेबल पॉइंट मिल जाता है और बीच में ही अगर इंडक्शन मोटर को स्टेबल पॉइंट मिल जाएगा तो वो जो है उस पर्टिकुलर स्पीड पे रोटेट करने लगती है। अब ये हमें ये भी देखना है कि ये पर्टिकुलर स्पीड क्या हो सकती है। ये जनरली हमारे पास जो है पहला कंसेप्ट तो ये हो गया कि स्टार्टिंग कंडीशन में मोटर स्टार्ट नहीं, और दूसरा कंसेप्ट है कि एट ए फ्रैक्शन ऑफ रेटेड स्पीड उस पर हमारे पास इंडक्शन मोटर चलने लगे। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन तो हम करेक्ट कर ही सकते हैं कि कोगिंग ड्यूरिंग द स्टार्टिंग कंडीशन एंड लेटर एट द रेटेड स्पीड का फ्रैक्शन उस पर रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी विल बी द राइट आंसर। अभी अगर हम बात करें यहाँ पर कोगिंग और क्रॉलिंग के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कोगिंग, कवर करने की कोशिश करते हैं। कॉगिंग का मतलब ये होगा कि हमारे पास जब
थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और यदि नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स और नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स दोनों हमारे पास इक्वल हो, अगर नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स या रोटर स्लॉट्स दोनों इक्वल हो या फिर एक दूसरे के इंटीजर मल्टीपल में हो, ट्वाइस हो या थ्राइस हो या फिर कुछ भी एन टाइम हो, इंटीजर मल्टीपल में हो, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स कैसा भी चलेगा, हमारे पास अगर इस कंडीशन में है नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स और रोटर स्लॉट दोनों का ये रिलेशन है, तब क्या होता है हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए ये स्टेटर स्लॉट्स का मैं एक लीनियर अरेंजमेंट शो करता हूं और हमारे पास जो है रोटर स्लॉट का भी हम जो है एक लीनियर अरेंजमेंट शो कर देते हैं इस तरह से, ये रोटर स्लॉट है, ये स्टेटर स्लॉट्स, ये रोटर स्लॉट्स। अब एक्चुअली क्या होता है, जब हम 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं स्टेटर वाइंडिंग को तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है किससे लिंक करता है, रोटर से लिंक करता है, और जब इससे लिंक करेगा तब इसके पास इस फ्लक्स को पास होने के लिए 2 रास्ते रहते हैं, या तो वो टीथ से जाए या फिर हमारे पास जो है टीथ लॉकिंग बोल सकते हैं, या फिर जो है आप स्लॉट से जाएं। एक्चुअली 2 चीज़ें होगी, टीथ या और स्लॉट्स। तो यहाँ पर जब हमारे पास इस फ्लक्स को पास करने के लिए बोला जाएगा तो यहाँ से अगर आप देखोगे एयर गैप लेंथ ज़्यादा होगी और इस पाथ से जो है सेकंड वाला पाथ, ये मान लीजिए फर्स्ट पाथ है, ये सेकंड पाथ है, तो सेकंड पाथ में आपके पास एयर गैप लेंथ क्या होगी, कम होगी। सेकेंड पाथ में एयर गैप लेंथ कम है, इसका मतलब रिलेक्टेंस क्या होगा, S = L/μA। सेकेंड पाथ में रिलेक्टेंस कम होगा, सेकेंड पाथ में रिलेक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स सारा जो है वो किस पाथ से पास करने की कोशिश करेगा, सेकेंड पाथ से पास करने की कोशिश करेगा। अब मान लीजिए स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर को आप स्टार्ट कर रहे हैं, रोटर को धक्का दे रहे हैं और रोटर क्या कर रहा है कि अरे नहीं भाई साहब मैं तो आगे नहीं जाऊं, मेरे को तो क्या करना है, फ्लक्स को अलाइन करना है, मतलब फ्लक्स को हमेशा किससे जाने देना है, टीथ के थ्रू ही जाने देना है। मतलब ये टीथ वाला जो रास्ता है इसमें एयर के पाथ कम है और रिलेक्टेंस कम है, तो फ्लक्स ऑलवेज फॉलोज द लो रिलेक्टेंस पाथ। उसी तरह करंट हमेशा जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट के केस में लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है, मैग्नेटिक सर्किट के केस में फ्लक्स बेचारा लो रिलेक्टेंस पाथ को फॉलो करता है। अब ये तो है, इसको जो जैसा रास्ता दोगे उसी रास्ते से जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि हमारे पास लो रिलेक्टेंस पाथ से जाने की कोशिश करता है। जब यहां से जाएगा तो एक अलाइनमेंट टॉर्क प्रोड्यूस होता है, मोटर बोलेगी कि मैं इसको अलाइनमेंट में रखूंगी, और स्टार्टिंग टॉर्क अगर पुअर हो गया अलाइनमेंट टॉर्क से तो मोटर विल नॉट स्टार्ट। स्टार्टिंग टॉर्क पुअर होता है स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर में, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में नहीं। इसलिए जनरली हमेशा ये हमें इफेक्ट जो देखने को मिलता है वो स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर में देखने को मिलता है। अगर VFD ड्राइव नहीं यूज़ करते हैं तो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करते हैं तो ऐसा होता है। हाँ, ये जरूर नहीं कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होगा ही नहीं। अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आपने अच्छे से नहीं डिज़ाइन की और रोटर रेजिस्टेंस प्रॉपर नहीं रखा तो स्टार्टिंग टॉर्क उसमें भी पुअर हो सकता है। अब बात करते हैं हमारे पास क्रॉलिंग कंसेप्ट के बारे में। क्रॉलिंग कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि मोटर, चलो मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो गया रोटर के साथ, रोटर घूमना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब रोटर घूमता है तब हमारे पास क्या होता है, रोटर घूमेगा तब हमारे पास क्या होता है कि स्पेस हार्मोनिक्स की वजह से, किसकी वजह से, स्पेस हार्मोनिक्स की वजह से हमारे पास जो है ये मोटर जो है NS/7 स्पीड पे ही रोटेट करने लगती है। NS/7 स्पीड का मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये है कि कौन से हार्मोनिक्स डोमिनेट है, हार्मोनिक डोमिनेट है 7th वाला हार्मोनिक्स है। ऐसा कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विच वन को अलग अलग कंडीशन देते हैं, ट्रांसफार्मर मैग्नेटाइजिंग करंट में, स्टेडी स्टेट मैग्नेटाइजिंग करंट में, या फिर यहाँ पर इस कंडीशन में बोलते हैं कि विच वन विल बी द हार्मोनिक डोमिनेटिंग इन नेचर। तो वहाँ पर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सोचना है कि 7th हार्मोनिक डोमिनेटिंग क्यों है, क्यों ये जो है NS/7 स्पीड पे रोटेट कर रही है। भाई हम तो देखते हैं कि डोमिनेटिंग जो होता है वो फंडामेंटल के नज़दीक वाला ही होगा। थर्ड इवन हार्मोनिक्स तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पर सिमेट्री के कंसेप्ट के हिसाब से, फूरियर सीरीज के हिसाब से होते ही नहीं है, 2, 4, 6 तो होंगे नहीं। अब बचे कौन से, फंडामेंटल के नज़दीक थर्ड हार्मोनिक्स होता है, 5th हार्मोनिक्स होता है, 7th हार्मोनिक्स होता है। इस तरह से अगर हम देखें तो थर्ड हार्मोनिक्स जो होते हैं, जो ट्रिपलन हार्मोनिक्स होते हैं 3, 9 इस तरह से ऑड मल्टीपल में,
तो ये जो ट्रिपलन हार्मोनिक्स है इसके लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है रिजल्टेंट वो कितना होता है, वो हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रिजल्टेंट जो रहता है वो हमारे पास प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता है, या फिर ऐसा समझो कि स्टेटर और रोटर का एक्सिस जो है वो एक दूसरे के अलाइन रहता है, और ट्रिपलन हार्मोनिक्स के लिए मोटर कभी रोटेट करती ही नहीं है, मतलब इंडक्शन मोटर ट्रिपलन हार्मोनिक को कंसीडर नहीं करेगी। अब ट्रिपलन थर्ड के बाद कौन सा हार्मोनिक्स आएगा, फिफ्थ हार्मोनिक्स आएगा। फिफ्थ हार्मोनिक्स में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, तो बैकवर्ड को तो ये कंसीडर नहीं करेगी। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो फॉरवर्ड को ही कंसीडर करेगी, बैकवर्ड को क्यों कंसीडर करेगी। अब उसके बाद बारी आती है सेवंथ हार्मोनिक्स के लिए। सेवंथ हार्मोनिक्स के लिए जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास जो रहता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में फंडामेंटल कंपोनेंट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और फंडामेंटल के बाद सीधा सातवां सेवंथ हार्मोनिक जो है वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इसकी वजह से बेचारा जो है अगर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो जीरो से अगर हमारे पास टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ इस तरह से रहती है, जीरो से ns तक जा रहा है मान लीजिए, तो जीरो से ns मतलब 1500 आरपीएम तक जा रहा है। उसमें से पहले जीरो से 15 से सीधा 1500 आरपीएम पे थोड़ी पहुंचेगा, वो उसमें ns/7 भी तो आएगा, और अगर ns/7 पे उसको पहले से स्टेबल पॉइंट मिल गया तो मोटर तो वहीं रोटेट करेगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। दैट इज द क्रॉलिंग फिनोमेना। हालांकि ये एमसीक्यू है, इतना ज़्यादा डिटेल से वैसे तो हमने एक्सप्लेन कर लिया है, लेकिन जितना एक्सप्लेनेशन आपको रिक्वायर्ड होगा मुझे बताइएगा कमेंट करके, उसी लेवल से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। इन ए 3-फेज इंडक्शन मोटर द नंबर ऑफ पोल्स इन द रोटर वाइंडिंग इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स इन द स्टेटर। 0 more than the number of poles in the stator, less than the number of poles in the stator। ऑप्शन A, B, C, D जो भी करेक्ट आंसर हो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो देखिएगा जरा प्लीज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है कि दुनिया की कोई सी भी मोटर हो उसके रोटेशन के लिए वन कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, दैट इज द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स और नंबर ऑफ स्टेटर रोटर पोल्स दोनों इक्वल होने चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स है ना, और नंबर ऑफ रोटर पोल्स दोनों हमेशा क्या है होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कंडीशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस होगा तभी तो हमारे पास मोटर रोटेट करेगी, अदरवाइज तो नहीं करेगी। और ये इसके लिए एक कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स और नंबर ऑफ रोटर पोल्स इक्वल होते हैं। अभी ऐसा मत बोलिएगा सर आप पिछले क्वेश्चन में कुछ और बोल रहे थे। अरे पिछले क्वेश्चन में हम जो है नंबर ऑफ स्टेटर स्लोट्स और रोटर स्लोट्स की बात कर रहे थे, पोल्स की बात नहीं कर रहे थे। ऐसा स्टूडेंट में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स और हमारे पास रोटर पोल्स अगर इक्वल हो तो ही हमारे पास यहाँ पर मोटर रोटेट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स इन द स्टेटर, ए विल बी द राइट आंसर। एक बात और समझिए जरा प्लीज, 3-फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, 2 टाइप की होगी, स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर में अगर आप रोटर में देखते हो, रोटर में आपके पास केवल जो है वाइंडिंग होती नहीं है भाई। पोल्स कैसे डिजाइन करोगे, वाइंडिंग से ना। यहां पर आप जो है स्टेटर है, ए फेज है, ए डैश आ गया, यहाँ क्रॉस कंडक्टर है, यहाँ पर डॉट कंडक्टर ए डैश, फिर बी फेज है, बी फेज का क्रॉस कंडक्टर और यहाँ पे बी डैश, उसी तरह यहाँ पे सी फेज का क्रॉस कंडक्टर, यहाँ डॉट कंडक्टर सी डैश। तो यहाँ पर 2 पोल जनरेट कर लिए। यहाँ पर हमारे पास केवल एक फेज को कंसिडर करो, 3 फेज को भी कंसिडर कर सकते हैं। ये पहला है नॉर्थ पोल और ये दूसरा आ गया साउथ पोल। तो 2 पोल आपने जनरेट कर लिए, नॉर्थ और साउथ। ये तो वाइंडिंग से जनरेट कर लिए। पोल कैसे जनरेट करते हैं, सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेट ही तो बना रहे, आयरन की कोर के ऊपर वायर को वाउंड कर दो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है, वही सेम वाइंडिंग वाउंड की। अब रोटर में वाइंडिंग तो होती नहीं है भाई साहब, स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर में यहाँ पे तो वाइंडिंग नहीं होती है। कॉपर रोटर की बार्स होती है, कॉपर और एल्यूमिनियम की इस तरह से बार्स होती है और एंड रिंग से कनेक्टेड होती है।
तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर रोटर में पोल्स कैसे जनरेट होते हैं? रोटर में ऑटोमेटिकली जो आपके पास स्टेटर में पोल्स जनरेट होते हैं, जितने यहाँ पर 2 पोल जनरेट हो, ऑटोमेटिकली 3 फेज इंडक्शन स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि रोटर में उतने ही नंबर ऑफ पोल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। तो जब दोनों स्टेटर पोल और रोटर पोल इक्वल रहे तब ये इंडक्शन मोटर रोटेट करेगी। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में तो रोटर में 3 फेज डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, जिसको हम एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, वेरिएबल रोटर रेजिस्टेंस से, टू गेट द वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल टॉर्क, वेरिएबल स्टार्टिंग करंट। वो हम जो है अलग कंडीशन है। तो वहाँ पर भी हमारे पास अगर नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स और रोटर पोल्स इक्वल नहीं रहे तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। A 3 phase 400 volt 6 pole 50 hertz squirrel cage induction motor is running at a slip of 5%। स्लिप दिया हुआ है 5%। देखो क्वेश्चन कैसे करना है, कोई भी न्यूमेरिकल मैं आपको तरीका बता दूंगा। आप देखिएगा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसमें जो गिवन डेटा है उसको दिमाग में मार्क करते जाना है, फिर आगे बढ़ना है। स्पीड ऑफ रोटर विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसमें भी हमारे साथ कई सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। एक्चुअली हम क्वेश्चन ही ऐसे कंसिडर कर रहे हैं जिसमें ओवरऑल यूनिट के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सो दैट बार बार आपको जो है इधर उधर घूमना नहीं पड़े। इधर देखिएगा, तो गिवन डेटा क्या है हमारे पास। गिवन डेटा के लिए पहले हम इसको बेसिक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा, तभी हम इसका कर पाएंगे। देखिए ज़रा, यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन का डायग्राम लेते हैं। इसमें हमारे पास इंडक्शन मोटर का बेसिक प्रिंसिपल, 3 फेज इंडक्शन मोटर को 3 फेज एसी सप्लाई देंगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड से रोटेट करेगा? सिंक्रोनस स्पीड ns से रोटेट करेगा। यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर से लिंक करता है, वो भी रोटर फील्ड भी वही सेम होता है हमारे पास, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। और फिर रोटर उसी डायरेक्शन में हमारे पास NR स्पीड से रोटेट करने लगता है। तो देखिए ज़रा प्लीज, यहाँ पर स्टेटर फील्ड है, वो किस स्पीड से रोटेट कर रहा है? NS स्पीड से। फिर रोटर फील्ड है, हमेशा ध्यान रखना स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड एक ही होगा, क्योंकि एयर गैप से वही ट्रांसफर होता है, स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों की स्पीड क्या रहेगी? NS ही रहेगी। और रोटर हमारे पास किस स्पीड से रोटेट कर रहा है? NR स्पीड से। तो हम इसको जो है लीनियर वे में कैसे शो करें? लीनियर वे में इस तरह से शो कर सकते हैं। ये स्टेटर हो गया, ये रोटर हो गया। स्टेटर और रोटर। स्टेटर का फील्ड किस स्पीड से रोटेट कर रहा है? NS स्पीड से। रोटर का फील्ड भी उसी डायरेक्शन में किस स्पीड से? NS स्पीड से। और रोटर उसी डायरेक्शन में NR स्पीड से रोटेट कर रहा है। ठीक है, और स्टेटर की खुद की स्पीड कितनी है? 0। ये स्टेटर की खुद की स्पीड जो है वो 0 है। स्टेटर की खुद की स्पीड तो 0 है, लेकिन इसका फील्ड जो है ये स्टेटर का फील्ड है, ये स्टेटर फील्ड, ये NS स्पीड से। वही हो गया रोटर का फील्ड, NS स्पीड से रोटेट कर रहा है, और ये जो है रोटर NR स्पीड से रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब किसी के रेस्पेक्ट में निकालना हो बहुत ईजी है। क्वेश्चन क्या दिया गया था? क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, क्वेश्चन हमारे पास ये दिया है कि द स्पीड ऑफ रोटर की स्पीड मतलब NR विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड मतलब NS। NR और NS का रिलेशन निकालना है। स्पीड ऑफ रोटर विद रेस्पेक्ट टू NS, NR माइनस NS। क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालोगे? दोनों का डिफरेंस निकाल के। ये जैसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन किए होंगे, ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरे को लेंथ को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं। तो यहाँ स्पीड क्या होगी? NR माइनस NS। तो NR माइनस NS, पहला क्वेश्चन का आंसर तो NR माइनस NS रहेगा। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा? स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड। जब हम एक्सप्लेन ही कर चुके हैं कि दोनों की बात एक ही है, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और विद रेस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना रहेगा? 0 रहेगा। मतलब आंसर में एक तो हमारे पास 0 होना ही चाहिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो दोनों में से देखते हैं विच वन विल बी द करेक्ट। अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट करिएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर देखें
क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास यहाँ पर NR निकालना है, NS तो NS भी निकाल सकते हो, दोनों निकालिए जरा प्लीज, कैलकुलेट करिएगा। यहाँ पर NR हमारे पास कैसे निकलेगा, NR इक्वल टू NS 1 माइनस S, ये फॉर्मूला रहता है। NS पहले निकाल दीजिए, NS इक्वल टू 120F अपॉन P, 6 पोल के लिए ये कितना आता है, 50 हर्ट्ज के लिए 1000 R, ठीक है, 4 पोल के लिए 1500 RPM। ये डेटा हमेशा ध्यान रखना है थोड़ा बहुत, ठीक है। 1000 1 माइनस 0.05 दैट इज द 950 RPM, ये आ जाएगा। 950 RPM हमारे पास आ गया, इसको यहाँ रख दो, 950 माइनस NR माइनस NS 1000 दैट इज कितना आ जाएगा, माइनस 50 RPM आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, माइनस 50 RPM, दैट इज द D विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा प्लीज। द मेजर ऑफ, ये हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। द मेजर ऑफ इज विद मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी एडमिटेड थ्रू ए मटेरियल और मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड परमियंस, रिलेक्टेंस, कंडक्टेंस और मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी बतानी है या फिर ऐसा कंसेप्ट बताना है जिसके थ्रू जो है मैग्नेटिक फ्लक्स इजीली पास हो सके। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो मैग्नेटिक सर्किट में पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में पास होगा, और हमारे पास यही कंसेप्ट कंसीडर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिएगा जरा प्लीज। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल में, और करंट पास होती है इलेक्ट्रिकल मटेरियल में, और उसी तरह जैसे हमारे पास फ्लक्स को पास, करंट को पास होने के लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। रेजिस्टेंस लो होने का मतलब कंडक्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, जी की वैल्यू हाई होनी चाहिए। मतलब करंट को अलाउ करेगा, इसकी प्रॉपर्टी कौन सा, या फिर इसका हमारे पास मेजर किसके थ्रू होगा, कंडक्टेंस के थ्रू होगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। उसी तरह फ्लक्स अगर पास कर रहा है तो उसके लिए रिलेक्टेंस कम होना चाहिए, और रिलेक्टेंस का ऑपोजिट क्या होता है, परमियंस होता है, 1/S। इसका मतलब यह है कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करने के लिए परमियंस का लेवल क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अर्लियर इन द लाइव क्लासेस वी हैव ऑलरेडी गिवन दिस कंसेप्ट कि हमारे पास 3 टाइप के मटेरियल है। पहला हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल है, दूसरा हमारे पास जो है मैग्नेटिक मटेरियल है, और तीसरा हमारे पास जो है इंसुलेटिंग मटेरियल है। कोई भी मटेरियल आपके पास बेस्ट क्वालिटी का है या अच्छी प्रॉपर्टीज है, उसमें ये आइडेंटिफाई कैसे करते हो, कंडक्टिंग मटेरियल के लिए आपके पास कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए, मैग्नेटिक मटेरियल के लिए परमिएबिलिटी हाई होना चाहिए, और इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए परमिटिविटी हाई होनी चाहिए। परमिएबिलिटी कैसे हाई होगी, म्यू नॉट म्यू आर, उसके लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए। यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी हाई होनी चाहिए। रिलेटिव का मतलब विद रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। दूसरे जितने भी मटेरियल है उसको हम एयर और वैक्यूम के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि कितने टाइम्स जो है इसकी प्रॉपर्टी परमिएबिलिटी या परमिटिविटी अवेलेबल है। तो यही हमें देखना है कि यहाँ पर कंडक्टर में हमारे पास जो एबिलिटी है वो कंडक्टिविटी के थ्रू होगी, इसकी एबिलिटी परमिएबिलिटी के थ्रू, और इसकी एबिलिटी परमिटिविटी के थ्रू पता चलेगी। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, और मैग्नेटिक मटेरियल में परमिएबिलिटी का या कंडक्टिविटी को शो करने के लिए हम जो कोफिशिएंट यूज करते हैं दैट इज द कंडक्टेंस, और परमिएबिलिटी को जो शो करने के लिए कोफिशिएंट यूज करेंगे दैट इज द परमियंस। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंसेप्ट किसका आ रहा है, परमियंस का आ रहा है। ए विल बी द राइट आंसर। ऑब्वियसली रिलेक्टेंस तो होगा नहीं, क्योंकि ये फ्लक्स का फ्लो का अपोज करता है, कंडक्टेंस का कोई लेना देना नहीं, ये तो मैग्नेटिक सर्किट का क्वेश्चन है, और मैग्नेटिक फ्लक्स को ही तो फ्लो करवाना है, वो खुद कैसे जाने देगा इसको। तो कुल मिला के बात ये है, परमियंस, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा प्लीज। वेरी इजी क्वेश्चन, इसको आप फटाफट कर सकते हैं 10 सेकंड के अंदर। आपको मैच करनी है, 2 टेबल दी हुई है, क्वांटिटी और यूनिट मैच करनी है, सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, और ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। आप चेक करिएगा, वीडियो को पॉज कर सकते हो, या फिर जो है आप अगर प्रीमियर में देख रहे हो तो 10 सेकंड के वेट के साथ आंसर दे सकते हो। तो सेल्फ इंडक्टेंस मतलब L कि हमारे पास जो यूनिट रहती है दैट इज द हेनरी, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई की जो यूनिट रहती है दैट इज द वेबर, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो यूनिट रहती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप उसको क्या लिख सकते हो, टेस्ला लिख सकते हो। तो हमारे पास जो है फर्स्ट का B और सेकंड का C
और हमारे पास थर्ड का ए रहेगा। सो विच ऑप्शन विल बी द राइट आंसर? सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन ए 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एयर कोर सोलेनॉइड इफ द वैल्यू ऑफ magnetic field at the center of solenoid is 5 milli-Tesla, the solenoid has 300 turns। क्या फाइंड आउट करना है? पहले हम हमारे पास जो गिवन डेटा है उसको लिख देते हैं ताकि आराम से समझ में आए। गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा हमारे पास लेंथ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, हमेशा मीटर में रखनी है, ध्यान रखना, दैट इज द 50 × 10⁻², दैट इज द 0.5 मीटर। उसके बाद फ्लक्स हमारे पास दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड एट द मैग्नेटिक फील्ड मिली टेस्ला, मैग्नेटिक टेस्ला यूनिट है, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बी दिया हुआ है 5 मिली टेस्ला, 5 × 10⁻³ टेस्ला, ऐसा लिख सकते हो। सोलेनॉइड हैज 300 टर्न्स, एन हमारे पास 300 टर्न्स है। आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है करंट की वैल्यू। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जो इन तीनों पैरामीटर को रिलेट करे करंट के साथ? ऐसा फॉर्मूला है तो आप लगा सकते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला जो रहेगा दैट इज द बी इक्वल टू म्यू एच। बी की वैल्यू गिवन है और एयर कोर है, तो एयर कोर के लिए म्यू की वैल्यू क्या रहती है? म्यू की वैल्यू जो रहती है म्यू नॉट म्यू आर, और म्यू आर एयर के लिए हमेशा 1 रहता है। म्यू नॉट कितना होगा? 4π × 10⁻⁷। बी हो जाएगा म्यू नॉट एच। बी की वैल्यू हमारे पास है, एच की वैल्यू भी देख लेते हैं। एच होता है mm पर यूनिट लेंथ NI/L। यहाँ से हमारे पास 3 डेटा गिवन है। कौन कौन से? बी की वैल्यू है 5 × 10⁻³ म्यू नॉट है 4π × 10⁻⁷। सबकी वैल्यू रख दीजिए और कैलकुलेट करिएगा। 300 × I/, लेंथ है 0.5। ये वैल्यू रखिएगा। आपके पास करेक्ट क्या आंसर आ रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज द, ये आ रहा है हमारे पास 6.63 एम्पियर। ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इजी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन मतलब एल की वैल्यू पूछिए। ठीक है, यहाँ पर हमें एल फाइंड आउट करना है। अगला पार्ट देखें, इफ द करंट चेंजेस फ्रॉम +4 एम्पियर टू -4 एम्पियर। +4 एम्पियर से कहाँ जा रही है? -4 एम्पियर। ठीक है, कितने टाइम में? 0.10 सेकेंड में। ये जो टाइम है वो टी कितना दिया हुआ है? 0.10 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, एंड इंड्यूस ईएमएफ इज 16 वोल्ट। इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास 16 वोल्ट है। तो कोई भी कॉइल है उसमें ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है? कॉइल है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है हमारे पास E = LdI/dt। DI हमें चेंज इन करंट शो करता है और DT हमें चेंज इन टाइम शो करता है। हमें क्या दिया हुआ है? करंट +4 एम्पियर से -4 एम्पियर में चेंज हो रही है। मतलब कितना चेंज हुआ? 8 एम्पियर का चेंज हुआ। चेंज इन करंट इज 8 एम्पियर और चेंज इन टाइम कितना रहा? 0.10 सेकेंड। और इंड्यूस ईएमएफ कितना हो गया? 16 वोल्ट हो गया। आपको एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपली कैलकुलेट करिएगा। एल = कितना आ जाएगा? 1.6/8। ये आ जाएगा आपके पास 0.2 हेनरी। क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। हेनरी में हमें बताना था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार जो है 0.2 लिख देते हो लेकिन आंसर पूछते हैं मिली हेनरी में, तो फिर आपको जो है मिली हेनरी में चेंज करना होगा। ठीक है, तो × 10⁻³ कर दीजिएगा, मिली हेनरी में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। The salient pole type construction is suitable for running low speed prime movers. Which of the following suits best explanation for the above statement? यहाँ पर आप जो है ऑप्शन देखिएगा। ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ए ऑप्शन दिया हुआ है द एयर गैप फ्लक्स शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द रोटर एंगल पोजिशन। बी ऑप्शन दिया हुआ सच मशीन should have comparatively large rotor diameter. Such machines should have relatively small number of poles. Such machines should have relatively small rotor diameter. दो स्टेटमेंट जो है एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्ट है। इसका मतलब बी या डी में से हमारे पास एक हो सकता है। अभी थोड़ा सा सोचिए आप इसके बारे में क्या हो सकता है और कमेंट करिए।
चलो पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर ऑप्शन पे आ जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या रहता है, जैसे सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन की बात की गई। सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन में ये हमारे पास स्टेटर है और रोटर हम इंटरनली बना देते हैं। रोटर हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ये मान लीजिए इस तरह से सैलिएंट पोल में इस तरह से प्रोजेक्टेड पोल्स रहते हैं, ये हमारे पास रोटर हो गया। अब अगर आप बात करोगे कि यहाँ पर स्पीड के बारे में कमेंट किया गया, स्पीड का क्या मतलब है, अगर आप इसको हाई स्पीड से रोटेट करवाते हो तो इसमें क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर जो है ये रोटर की एज जो है इस पे हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होने की वजह से ये एज जो है वो रोटर की डैमेज हो सकती है। और रोटर की एज डैमेज हो गई तो अगर आप रियलिटी में किसी पावर प्लांट में जाओगे तो जनरेटर की साइज देखोगे तो बहुत हैरान रह जाओगे। बहुत ही बड़ी साइज होती है, एक लंबा हॉल मान लीजिए या फिर जो है काफ़ी बड़ी कैपेसिटी में हम पावर जनरेशन करते हैं, तो एक छोटा मोटा जनरेटर जो हम खिलौनों में देखते हैं ऐसा नहीं होता है। अगर रोटर की एज डैमेज हो गई इसका मतलब पावर प्लांट का ऑपरेशन ठप हो गया, और ऑपरेशन ठप हो गया तो वापस नया रोटर ला के लगाओ। कुल मिला के बात यह है कि सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन हमें यूज़ तो करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है सिलेंड्रिकल रोटर में जो है हमारे पास ज़्यादा आयरन की जरूरत होती है, तो हमारे पास इसकी इकोनॉमिक कॉस्टिंग तो ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक होता नहीं है। लेकिन रोटर सैलिएंट पोल रोटर में क्या होता है, हमें आयरन की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन यूज़ करें। लेकिन इसका क्या करोगे कि अगर हाई स्पीड पे चला दिया तो रोटर एज ही डैमेज हो जाएगी, ऐसा सस्ते का क्या करना। कुल मिला के बात यह है कि हमें ये समझ में आ गया कि हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ पर ये रोटर एज डैमेज होगी, इसको जो है लो स्पीड पे चलाना है। लो स्पीड पे चलाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी तो भाई साहब फिक्स है इंडिया में 50 हर्ट्ज। अब बची एक ही बात, लो स्पीड पे चलाने के लिए पोल्स क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। बोलेगा वो 2 पोल से काम नहीं चलेगा, एन और एस बना दिया, आप जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा पोल्स बनाओ। तो हम प्रोजेक्टेड और पोल्स यहाँ पर जो है 4 पोल हो गए। बोले कि 4 से भी काम नहीं चलेगा, 2 पोल और बनाओ। इस तरह से आप डायग्राम समझ लीजिएगा, 6 पोल्स 8 पोल इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होंगे तो रोटर का डायमीटर क्या होगा, रोटर का डायमीटर जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और रोटर का डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर हम जो है रोटर की कंस्ट्रक्शन की बात करें, मशीन डिज़ाइन अगर आपने पढ़ा होगा तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला आता है वो इस तरह से आता है 2Bmdl/P। ये इस तरह से हमारे पास फार्मूला रहता है। नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। एक्चुअली हमारे पास जो है यहाँ पर डायमीटर हमने बहुत ज़्यादा रख दिया, तो टू गेट द सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लक्स हमारे पास जो है लेंथ जो है वो हमें कम रखनी पड़ेगी। इसीलिए जो है सैलिएंट पोल रोटर होता है उसका डाया तो ज़्यादा होता है, डायमीटर ज़्यादा होता है और लेंथ क्या होती है, कम होती है। और सिलेंड्रिकल में क्या होता है, डायमीटर कम होता है, क्योंकि उसको हाई स्पीड पे चलाओगे तो पोल्स कम चाहिए होंगे, पोल्स कम चाहिए होंगे तो डायमीटर कम होगा, डायमीटर कम होगा तो हमारे पास जो है लेंथ ज़्यादा रखनी पड़ेगी टू गेट द सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लक्स, क्योंकि D/L का जो प्रोडक्ट है वो हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लक्स प्रोवाइड करे। तो इसीलिए जो है सिलेंड्रिकल रोटर में हमारे पास लेंथ ज़्यादा होती है और डायमीटर क्या होता है, कम होता है। ये तो मशीन डिज़ाइन की बात हो गई। इसके बाद हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करें तो हमारे पास ऐसा होता है कि अगर इस लार्ज डाया की रोटर को आपने जो है हॉरिजॉन्टली माउंट कर दिया तो ये मैकेनिकली स्टेबल नहीं रहेगा, और इसको आपने वर्टिकली माउंट कर दिया या इस तरह से इंस्टॉलेशन कर दिया तो ये मैकेनिकली स्टेबल नहीं रहेगा। आप कभी भी देखिएगा, हाँ ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास जो है सैलिएंट पोल रोटर जो है इसका लार्ज डाया होता है और एक्सियल लेंथ कम होती है, तो मैकेनिकली स्टेबल तभी रहेगा जब आप इसको वर्टिकली माउंटेड करोगे, हॉरिजॉन्टली माउंटेड नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे माउंटेड करते हैं, इस तरह से वर्टिकली माउंटेड करते हैं। और वर्टिकली माउंटेड में कौन से पावर प्लांट में इसकी एप्लीकेशन की जाती है, जहाँ से ऊपर से पानी आ रहा हो, ऊपर से पानी आ रहा हो और रोटर टरबाइन रोटेट करे और रोटर भी जो है उससे कपल्ड हो और रोटर भी रोटेट करना स्टार्ट करे। तो वर्टिकली माउंटेड हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट में सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन को यूज़ करते हैं, और बाकी जो हाई स्पीड के पावर प्लांट होते हैं उनमें हम जो है सैलिएंट नॉन सैलिएंट पोल मतलब सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन यूज़ करते हैं। दैट इज़ द
थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट या गैस फायर्ड पावर प्लांट, वहाँ पर, या डीजल पावर प्लांट जो हाई स्पीड पे चल रहे हैं, वहाँ पे आप जो है नॉन सैलिएंट पोल, दैट इज द सिलेंड्रिकल सिंक्रोनस मशीन यूज़ करते हैं। दिस इज द कंसेप्ट रिगार्डिंग द मशीन डिजाइन, ऑल आवर वी हैव कवर्ड। यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल हमें क्या चाहिए, सच मशीन है कंपैरेटिवली लार्ज रोटर डायमीटर, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट हम इससे रिलेटेड सूट होता है। वैसे आपके पास इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पोल्स, और हमारे पास जो है यहाँ पर तो हमें क्या रखना है, नंबर ऑफ पोल्स जो है लार्ज रखने हैं, और पोल्स ज़्यादा रखने से डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा, लेंथ कम हो जाएगी। ये 3-4 आपके पास जो है ऑप्शन में और भी इंक्लूड किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ज़रा प्लीज़। दीज आर द डिटेल एक्सप्लेनेशन, अगर आपको चाहिए, बहुत ही अच्छे पूरा मन से प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक है। जो बुक राइटिंग का काम चल रहा है उसी से रिलेटेड ये सारे एक्सप्लेनेशन है, आपको बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको ऑल इंडिया AJEE पेपर सॉल्यूशन जो एप्लीकेशन में हमारा एक 11 रुपीज़ का कोर्स है, वहाँ पर सारे जितनी लाइव क्लासेस होती है या हम जो MCQ क्लासेस लेते हैं उनके सॉल्यूशन वहाँ डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल रहते हैं। वी विल अपलोड वंस इट इज़ कवर्ड, कि लगभग हमारे पास 25-30 क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। एन अल्टरनेटर हैव ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट कंडीशन में 360 वोल्ट जनरेट कर रहा है 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज पे, व्हेन द फील्ड करंट इज 3.6 एम्पियर। आगे हम बात कर रहे हैं कि नेग्लेक्टिंग सैचुरेशन डिटरमाइन द ओपन सर्किट EMF व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज 40 हर्ट्ज एंड फील्ड करंट इज 2.4 एम्पियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हमें यहाँ दिमाग ये भी लगाना है कि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है। पहले तो जनरेटर की हमें ये देखनी है या अल्टरनेटर की देखनी है। अल्टरनेटर में 2 वाइंडिंग, एक फील्ड वाइंडिंग हमारे पास जिसको हम DC सप्लाई देते हैं VF और करंट है IF, और दूसरी हमारे पास जो है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग में हमारे पास जो है यहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज इंड्यूस हो गया E, ठीक है। ये ओपन सर्किट वोल्टेज हो गया, लोड नहीं कनेक्टेड है, आर्मेचर करंट यहाँ पर जो है आप नो लोड कंडीशन है, अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत हमारे पास जो है इसके इटसेल्फ लीकेज होगी, बाकी बाहर की तरफ लोड की तरफ नहीं जाएगी, लीकेज करंट हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में। करंट कौन सी नो लोड कंडीशन में, फील्ड करंट, और वोल्टेज कौन सा आ रहा है, ओपन सर्किट वोल्टेज E आ रहा है, इसके बीच में प्लॉट की जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व किस तरह से आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कुछ इस तरह से आएगा आपके पास। ये अगर हम देखें लीनियर रीजन रहता है और फिर जो है सैचुरेशन रीजन आ जाता है, E वर्सेस IF, इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। लेकिन क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि भाई साहब सैचुरेशन को नेग्लेक्ट कर दो, तो हमें क्या पड़ी है सैचुरेशन को कंसिडर करने की, हम तो भाई साहब इसको जो है फिर लीनियर ही कंसिडर करेंगे, लीनियर लाइन को आगे बढ़ा देंगे। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IF, मतलब फील्ड करंट जितना बढ़ेगा उतना हमारे पास इंड्यूस EMF बढ़ना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का क्या लेना देना है, चलो इंड्यूस EMF का फॉर्मूला भी आना चाहिए आपको। एक अल्टरनेटर है उसके लिए इंड्यूस EMF का फॉर्मूला क्या रहता है, E = √3 लाइन वोल्टेज ले रहे हैं इंटू 4.44 F5F N इंटू KW, ठीक है। ये रहता है हमारे पास, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, KW वाइंडिंग फैक्टर, फील्ड फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास जो है इसका काम क्या है, ये DC फील्ड वाइंडिंग का, इसको DC फील्ड वोल्टेज देते हैं, फील्ड करंट फ्लो होती है, फील्ड MMF प्रोड्यूस होगा N इंटू I, फील्ड MMF प्रोड्यूस होगा तो फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अल्टीमेटली फील्ड करंट का मतलब ये है कि फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारे पास जो है फील्ड फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IF। तो हम यहाँ से रिलेशन निकाल रहे हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया और ϕF IF के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, इंड्यूस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आल्सो एज वेल एज IF, F इंटू IF इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस रिलेशन का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास इंड्यूस EMF कितना आएगा, ठीक है। सिंपली 2 केस ले लीजिएगा, E2/E1 इक्वल टू आ जाएगा F2/F1 इंटू हमारे पास रहेगा IF2/IF1, ठीक है। इस क्वेश्चन से सॉल्व करिएगा इस रिलेशन से, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज द 160 वोल्ट, ठीक है।
ऑब्वियसली हमारे पास जो है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को घटा रहे हैं और साथ ही साथ जो है फील्ड करंट को भी यहाँ पर घटा रहे हैं, तो वोल्टेज घटेगा। डी आंसर करेक्ट आ रहा है, दैट इज द डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या रहता है। ये क्वेश्चन जो है हम आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारी क्लास में। यहाँ तक आप जो है 9 क्वेश्चन अभी तक हमने कवर किए, ठीक है। थोड़ा कोशिश करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ज़्यादा बढ़ाएं, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन अगर आप बोलोगे तो थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है, जितना ज़रूरी होगा उतना। टिल देन थैंक यू सो मच। और भी अगर आपके कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच।